ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। हरे कृष्णा बच्चों, मैं अब आप लोगों को बताऊंगा यूनिट 2 का वो वाला भाग जो मुझे पहले बता देना चाहिए था, वहीं से स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं पार्ट 2 ही बोलूंगा, पर ये पार्ट 2 ना होकर इसको आप पहले देखना पड़ेगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं उसमें करेक्ट कर दूंगा, नहीं तो ऐसा कुछ दिक्कत रहे तो जैसे भी रहेगा। इंपॉर्टेंट पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट कर दिया, और ये चीज मैं कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 के इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और काफी चीजें पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो मैं फटाफट अपना स्क्रीन शेयर मैं करता हूँ। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ फंडा, जैसे कि ये। अब मैं यहाँ पर देखो सीधा आपको बताना चाह रहा हूँ डायरेक्ट कि भैया यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या एक्चुअल में। देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंट्रोडक्शन हम करना स्टार्ट है। डेटा लिंक लेयर की बात करते हैं, वो दो भाग में डिवाइडेड है। देखो, जो आपका जो पहली यूनिट है वो फिजिकल लेयर के ऊपर बात कर रही है, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर वगैरह वो सारा थ्योरेटिकल है, और आपके ओएसआई लेयर के हर लेयर की पूरी जानकारी है उसके अंदर। अगर आप चाहते हो मैं उसको समझाऊं तो मैं उसके वीडियो ले आऊंगा। मुझे लगता है कि उसको समझाने की जरूरत नहीं है। मैंने पीपीटी बनाई थी, लेकिन उसको कंप्लीट मैंने नहीं किया, क्योंकि वो मटेरियल बहुत डालना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो मैं वो कर दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर मी। और मैं एक चीज और कर देता हूँ कि मैं इसको शिफ्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की, ठीक है। डेटा लिंक लेयर में आपको दो तरह के लेयर्स और आती है, इनको सब लेयर्स कहते हैं, दो सब लेयर्स में डिवाइडेड है। डेटा लिंक कंट्रोल और मीडियम एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। इनको हम सब लेयर्स कहते हैं एक्चुअल में। इसको मैं एक काम करता हूँ, रेड से लिख रहा हूँ मैं अलग से, ताकि आप लोगों को अलग से, ये मैंने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं बच्चों एक काम और करूंगा कि मैं वो टॉपिक कवर करना स्टार्ट करूंगा थर्ड मिनट के अंदर जाके। आईपी एड्रेसिंग बहुत जरूरी है, आईपी एड्रेसिंग आनी चाहिए, नेट नेट सब नेटिंग आनी चाहिए। सब नेटिंग सुपर नेटिंग होती क्या है वो सब समझाऊंगा मैं पूरा, ठीक है। अब भाई, जब कोई नोड या स्टेशन कनेक्टेड होते हैं और एक कॉमन लिंक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी पॉइंट सिस्टम्स कहते हैं या ब्रॉडकास्ट लिंक कहते हैं। मतलब अगर मेरे एक उसके ऊपर अगर कई सारे स्टेशन अगर एक कनेक्टेड है, सपोज करें एक सड़क से कई सारे घर कनेक्टेड है, तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन हो गया, या उसको ब्रॉडकास्ट लिंक कह देते हैं उसको। तो उसको हम उसके लिए हमें क्या चाहिए, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल चाहिए, ताकि ये चीज निर्धारित की जा सके कि जो जो डिवाइसेस मेरी वहां पर कनेक्टेड है उस एक लिंक के ऊपर से वो सब एक्सेस कर पाए उस लिंक को, टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। देखो वो वाली बात लिखी है, ठीक है। अब जितने आपके मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं, दे बिलोंग टू अ सब लेयर इन डाटा लिंक कॉल्ड मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल की हम बात करेंगे अभी हम, ये डेटा लिंक कंट्रोल की बात अभी नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ मीडिया एक्सेस की बात कर रहे हैं। मैंने यूनिट 2 के पार्ट 1 में आपको मैंने डेटा इनकोडिंग मैंने बता दी थी, वो इसके बाद आता है। मैं पहले आपको वो पहले बता देता कि आपको आइडिया हो जाए इनकोडिंग का फंडा क्या होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर और करते हैं। तो हम मीडिया एक्सेस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स होते हैं आपके, ठीक है। मीडिया एक्सेस के लिए आते हैं हमारे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, देखो मैं आपको ये चीज मैंने बता भी रखी है। देखो मैं ये मिटाया था, ये मैंने बच्चों के लिए लिखा था, क्योंकि ये जो इमेज थी ना बच्चों को शो नहीं हो रही थी ढंग से, ये तो इसका इशू था आई थिंक इन सबका। ये मैं मिटा देता हूँ, राइट। तो मैं आपको इसको एक्सपेंड कर देता हूँ। देखो अब ये चीज है क्या, देखो ये है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे सामने दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसमें आपको देखो तीन चार चीजें आ रही हैं। पहली चीज आ रही है आपको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल और चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। तो मल्टीपल एक्सेस करने के या मीडिया एक्सेस करने के, क्योंकि एक साथ एक्सेस लोग चाह रहे हैं, तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, उसका रूल्स क्या होंगे। तो तीन भागों में बंटता है। एक हो गया आपका रैंडम, ठीक है। दूसरा होगा कंट्रोल्ड, थोड़ा कंट्रोल में किया जाए, रैंडम में तो कोई भी आ रहा है कोई भी पा रहा है ऐसा नहीं चलना चाहिए। और चैनलाइजेशन, तो चैनल्स बना के कि भाई हर एक का एक चैनल बना दिया गया है, ठीक है। वो चीज है। स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लगता रहता है बच्चे, ओ सॉरी फॉर दैट।
नहीं हटाना पड़ेगा, और नहीं तो बराबर वो दिखेगा मुझे, वो लाइट से दिख रहा है ना। तो इसमें आपके चीजें आ रही है, अलोहा, CSMA CD और CSMA CA, और CSMA के दोनों पार्ट है ये, CSMA CD और CSMA CA, ठीक है। अब इसमें रिजर्वेशन आता है, कंट्रोल एक्सेस में पोलिंग और टोकन पासिंग आता है। चैनलाइजेशन में आपके पास आता है FDMA, TDMA और CDMA, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। F हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, T के हो गया टाइम, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये हो गया टाइम, और ये हो गया कोड, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ये वही टेक्नोलॉजी CDMA के जो धीरूभाई अंबानी अपने जो रिलायंस का जो फोन लेकर आए थे, CDMA फोन लेकर आए थे, वो यही फोन था, इसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है, वो मैं सब बताऊंगा आपको। राइट राइट, तो हम बात करेंगे रैंडम एक्सेस की बात करेंगे हम, ठीक है। अब इसमें सीधे से हम बात कर रहे हैं कि भाई नो स्टेशन इज सुपीरियर, इसमें कोई भी स्टेशन कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, किसी के ऊपर कोई वो नहीं, और नो स्टेशन इज असाइंड कंट्रोल ओवर अनदर। तो सब स्टेशन, सारे के सारे स्टेशन जो हैं या नोड्स हैं वो बराबर हैं। मतलब स्टेशन का मतलब ये हो गया, ये रेलवे स्टेशन नहीं मैं कह रहा, मतलब उन जो एक लाइन में सारे आपके कनेक्टेड होते हैं ना, ये सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है, इनको स्टेशन या नोड्स कहते हैं। तो ये जो स्टेशन है मेरे, ठीक है, ये देखो, ये जो स्टेशन है, ये सारे स्टेशन हैं या नोड्स हैं, इनको नोड्स भी कहते हैं। सब बराबर हैं, सारे बराबर हैं, ठीक है, उनमें कोई कमी नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं इसमें। देखो मैं प्रॉपर लिख देता हूं, नोड्स, ठीक है। और इसको रैंडम एक्सेस क्यों कहते हैं भाई, ऐसा नाम क्यों पड़ा, ठीक है। देर इज नो शेड्यूल टाइम फॉर अ स्टेशन टू ट्रांसमिट, सबसे इसमें जो मेन बात यहाँ पे निकल के आ रही है, कोई टाइम नहीं है इसमें, कोई सच कोई टाइम फिक्स नहीं है। एक चीज बच्चे ढूंढ रहा था कि इसको मैं थोड़ा ऊपर कर सकूं, राइट, कोई टाइम फिक्स नहीं है इसके लिए कोई, ठीक है। देर आर नो रूल्स टू डिसाइड विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट, कोई रूल्स नहीं है, कोई भी स्टेशन कभी भी भेज सकता है, ठीक है। तो पहला आपका प्रोटोकॉल आता है अलोहा प्रोटोकॉल। अच्छा, अलोहा शब्द है एक्चुअल में, इट मींस हेलो, किस भाषा में, हवाईयन भाषा में। अबे हवाईयन भाषा कौन सी है भाई, ये हवाई आइलैंड्स जो हैं आपके, जो USA की एक स्टेट है हवाई, याद है पर्ल हार्बर वाला फंडा क्या हुआ था, वो वही है, ठीक है। तो हवाई की स्टेट है, वहां पर जो नेटिव लैंग्वेज है हवाईयन, वो है, उसमें अलोहा आता है, हेलो को कहते हैं अलोहा। तो ये वही बना था, क्योंकि हवाई यूनिवर्सिटी 1970 में हवाई यूनिवर्सिटी ने बनाया था फॉर वायरलेस लैंड, ठीक है, इसके लिए बनाया गया था। तो इसमें क्या आता है कि मीडियम जो है वो शेयर किया जाता है मल्टीपल स्टेशंस के बीच में, ठीक है। और जब कोई स्टेशन डेटा सेंड करता है, तो दूसरा स्टेशन जो होगा वो भी अटेम्प्ट कर सकता है बीच में डेटा घुसेड़ने की। मतलब अगर कोई एक स्टेशन अगर डेटा सेंड कर रहा है, तो दूसरा स्टेशन भी तैयार है, वो भी सेंड कर सकता है, टू डू सो एट द सेम टाइम। मतलब एक समय पे एक से ज्यादा स्टेशन बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, लेकिन मीडियम शेयर्ड है, रास्ता कॉमन है, तो कोलिजन भी हो सकता है इसके अंदर। तो डेटा फ्रॉम टू स्टेशंस मे कोलाइड एंड बिकम कार्बल्ड, वही चीज मैं कह रहा हूं। जब एक रास्ते में एक जना ही जा सकता है, तो सारे के सारे घरों से निकल के क्यों जा रहे हैं, तो भीड़ भड़ाका हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, स्टैम्पेड हो सकता है, सब चीज हो सकता है। तो डेटा के स्टैम्पेड भी होती है। तो पहली फॉर्म आती है प्योर अलोहा, ठीक है। यूजर्स हैं वो ट्रांसमिट कर सकते हैं व्हेनेवर दे हैव डेटा टू बी सेंट, ये ट्रांसमिट कर सकते हैं। अच्छा, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी अपनी ऐप के ऊपर मैंने डाल दिए, वहीं से मैंने बनाया इसको। लेकिन अगर आप चाहो, ये मेरे खुद उसी में से मैंने खुद से बना के लिखा है मैंने, तो आप चाहो तो ये भी आप स्क्रीन अभी वीडियो पॉज करके कर सकते हो। देख रहा हूँ अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये भी आप पॉज करके कर सकते हो। ओके देन, फ्रेम्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं व्हेन कोलिजन अकर्स, सीधी सी बात है। डेटा लिंक लेयर में हमेशा फ्रेम्स की बात आती है, ठीक है। मैं आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ फंडा, लेट मी गिव यू हाईलाइट।
जैसे भाई आपका ओएसआई जो लेयर होती है वो आपका सबसे पहले फिजिकल से स्टार्ट होती है। फिजिकल लेयर पहली लेयर आती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के बाद आपका आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बाद आता है ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट के पश्चात आता है आपका सेशन, प्रेजेंटेशन, और आता है देन आखिरी में एप्लीकेशन। अब ये तो ओएसआई का लेड स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, ठीक है। ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। सन 1991 में ऑफिशियली इंटरनेट लॉन्च हुआ। 1991 में इंटरनेट लॉन्च होने के साथ ओएसआई कभी इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। इंस्टेड क्या इंप्लीमेंट हुआ, मैं आपको वही बता देता हूं। जो ये लेयर्स है आपकी, ये वाली, इनको कर दिया गया सीधा नाम, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, इनको नाम दे दिया एप्लीकेशन। ये तीनों एक लेयर का नाम, इन तीनों को मिला के एक लेयर बना दी, एप्लीकेशन लेयर। बाकी ट्रांसपोर्ट तो था ही। नेटवर्क को यहां पे नाम दे दिया इंटरनेट, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो और कई बुक्स में आपको दिख जाएगा कि ये दोनों चीजें जो है ना मेरी, वो फिजिकल लेयर में आ जाती है, या इसको कह दो होस्ट लेयर, ठीक है। और ये जो मैंने ग्रीन में लिखा है ना, ये ग्रीन आपका टीसीपी आईपी है। कुछ बुक्स में फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर अलग अलग दिखी होगी, कुछ में इस तरह से लिखा होगा। दोनों सही है, आप ये भी लिख सकते हो। तो टीसीपी आईपी एक्चुअल में इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो आपकी जो पहली और दूसरी यूनिट है ना आपकी, फिजिकल लेयर आपका कवर हो रहा है फर्स्ट यूनिट में, डेटा लिंक लेयर का कवर हो रहा है आपका सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में कवर हो रहा है नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर कवर हो रही है फोर्थ यूनिट में, और अंतिम जो एप्लीकेशन लेयर है मेरी, वो हो रही है फिफ्थ यूनिट में। तो आपकी बी आर फोरोजन, फरोजन, ठीक है। इस ऑथर की जो बुक है डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क डीसीएन, ये नाम की बुक है, इसमें से पढ़ना। इसका सारा सिलेबस आपका केसीएस 603 का इसमें से आया हुआ है। सारे क्वेश्चंस इसमें से बने हैं, क्वेश्चंस सिलेबस सब इसमें से है, और कहीं से नहीं है। सबसे अच्छी बात इस किताब की है। और उसके अंदर जो आपके चैप्टर्स है वो इस हिसाब से दे रखे हैं, फिजिकल लेयर के, डेटा लिंक लेयर के, ट्रांसपोर्ट लेयर के, नेटवर्क लेयर के, नाम से दे रखे हैं। और आपकी पूरी जो यूनिट है सारी की सारी इस किताब से कवर हो रही है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट और बात मैंने बता दी है, फिर मैं कहना कि नहीं बताई। अब चलते नीचे। तो अच्छा, अब मैं चीज और बताना चाह रहा था आपको, मैं यहाँ भटक गया। मैं ये मिटा देता हूँ सारा। ये मैंने टोपोलॉजीज बना रखी थी खैर बच्चों को बताने के लिए। ओके, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हमने अभी ये डिस्कस किया टाइप, राइट। तो फिजिकल लेयर में होते हैं आपके बिट्स, रॉ बिट्स ऑफ डेटा, ठीक है। एकदम कहते हैं रॉ मतलब कच्चा, जो बिट्स आ रही है ना डेटा की, वो रॉ बिट्स ऑफ डेटा। ये जितने बिट्स हैं आपके 1010 फॉर्म में, ये कन्वर्ट होते हैं डेटा लिंक लेयर में आते ही फ्रेम्स, ये बन जाते हैं फ्रेम्स। और एड्रेसिंग आनी शुरू हो जाती है। एड्रेसिंग में आपका आ जाता है मैक एड्रेसिंग। हर डिवाइस जो डेटा लिंक लेयर पे काम करती है, जैसे स्विच और हब, ठीक है, ये डिवाइसेस सारे के सारे आपकी मैक एड्रेसिंग के ऊपर काम करते हैं। मैक एड्रेसिंग कौन सी होती है आपकी? 48 बिट्स की एड्रेस होता है, 48 बिट का एड्रेस होता है, जिसको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, या एनआईसी का एड्रेस कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो आपका एड्रेस होता है वो आपका हार्डवेयर एड्रेस होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, आपको अभी मैं यहाँ पे कमांड अब इसमें दिखाता हूं मैं आपको। मैं मैक के ऊपर हूं, तो मैक के अंदर का इफ कॉन्फिग एक कमांड चलती है टर्मिनल पे, उसके थ्रू मैं दिखा सकता हूं आप लोगों के भैया कि क्या है फंडा मेरा। इफ कॉन्फिग, पाइथन चालू हो गया क्या ये? ओके, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर में थोड़ी मैं दूसरी स्क्रीन और शेयर करता हूँ, प्रेजेंट एक और कर देता हूँ।
दिखा सकता हूँ एक और प्रेजेंट में? अच्छा, स्टॉप स्क्रीन करनी पड़ेगी मुझे। दूसरे प्रेजेंट करता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ विंडो, ये देख रहे हो आप ये चीज? अब यहाँ पे कि देखो, यहाँ चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका, अगर आपको ये दिख रहा है, मैं इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा हो तो जाएगा, चलो बहुत बड़ा होगा लेकिन फिर भी आपको छोटा सा दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे आपका जो पहला जो बेस है, ठीक है, LO0, ये क्या है? लूप बैक एड्रेस है। कौन सा एड्रेस है? लूप बैक एड्रेस। ये बताऊंगा आपको मैं थर्ड यूनिट के अंदर बताऊंगा। और इसका एड्रेस होता है आपका आईनेट, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल या नेटवर्क एड्रेस क्या है इसका? 127.0.0.1 और नेटवर्क मास्क, ये ऐसे दिखाता है। अगर मैं विंडोज पे हूँ तो विंडोज पे अलग तरीके से दिखाएगा, ठीक है। और चूंकि आपका मैक जो लिनक्स बेस्ड इसलिए ऐसे दिखा रहा है। ओके देन, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था इसका, ये देखिए इंटरनेट एड्रेस ये रहा, ब्रॉडकास्ट सिंपलेक्स मल्टीकास्ट। मैं दिखाता हूँ कि मेरे नेटवर्क का क्या है। मैं दिखाना चाह रहा था आपको, मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट? तो मैं देखता हूँ ये इनसे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं आपके, वो मैं अभी कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा इनमें से। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वाईफाई का। वाईफाई का मैं देखना चाह रहा हूँ बच्चे एक बार। ब्रिज ब्रिज GIF STF नो, LLW आई थिंक ये है, LLW0 लिंक लोकल वायरलेस है। लिंक लोकल वायरलेस है, लिंक लोकल एड्रेस भी कहते हैं इसको। लिंक लोकल आपका इसमें जो डेटा लिंक लेयर का जो नाम है ना आपका, जो मैंने लिखा था डेटा लिंक कंट्रोल, इसको लिंक लिंक कंट्रोल भी कहते हैं या लिंक लेयर भी कहते हैं। जो इंटरनेट एड्रेस है आपका, राइट, ये जो मैंने मार्क किया है, ये कैसा है? ये हेक्साडेसिमल कोड है आपका, 3C22FB86A2 एंड 59, ठीक है। इन सबके एड्रेस एक जैसे है, EN0 से लेकर ये AP1, ये सबके इनके एड्रेसेस एक जैसे है, बस इसका ब्रिज का अलग है, ब्रिज का अलग है। और मेरे वाईफाई का कहाँ दिखा रहा है भाई? इफ कॉन्फ़िग तो दिखा रहा है, चलो मैं चेक करता हूँ इसको। मैं जरा देखो, मैं यहाँ चेक करता हूँ इफ कॉन्फ़िग। मैं दोबारा इसको मैं क्लियर करता हूँ, देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ। क्लियर कर दिया इफ कॉन्फ़िग। मैं विंडोज के ऊपर नहीं दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, विंडोज में फिर मुझे चालू करना पड़ जाएगा, ठीक है। लेट मी टेल यू, LLWU2N दिस। चलिए, इसके ऊपर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बताया था कि जैसे क्या क्या लिखा हुआ था। मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, मेरे पास कौन सा एड्रेस आ रहा था। जैसे कोई भी, जैसे ये दिखा रहा है इथरनेट एड्रेस, ठीक है। इथरनेट एड्रेस आपका कौन सा होता है? आपका ये होता है आपका मैक एड्रेस होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एड्रेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इस तरह के FE80, इस तरीके से iNet6, ये IPv6 है, ये IPv6 है, ठीक है। वर्जन 4 एंड वर्जन 6, ठीक है, दो तरह के होते हैं। चलो एक एग्जांपल ये लिख के देखता हूँ यहाँ पर। क्या है? AC:DE:48, 48 नहीं है, 48 है, ये बताऊंगा क्यों। 00:11:22, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, प्रेजेंट, शेयर स्क्रीन, विंडो, आदित्य आईपैड, राइट। अब आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये देखो। अब ये चीज है क्या भैया? ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है आपका। तो एक, अब ये स्मॉल में है, कैप्स में कैसे भी चलेगा, ठीक है। अब स्मॉल में है, कैप्स में, डजंट मैटर। यहाँ पे ए का मतलब हो गया 10, न्यूमेरिक 10, आपको याद है ना? 0 से लेकर 9 और ए से लेकर F तक, ठीक है। कैप्स में भी हो सकता है, स्मॉल में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो 10 से लेकर 15 तक। तो आपका इसका आ गया 10, तो 10 के लिए बाइनरी नंबर होता है 1010,
ठीक है, 1010 और सी क्या आ गया, ये तो ए आ गया, 1010 आ गया ये, ठीक है। और ये सी कैसे आया, सी आएगा आपका ए हो गया आपका 10 11 12, बी क्या हो गया 11, सी क्या हो गया 12, 12 होता है आपका 1100, ठीक है। इस तरह से डी आ गया, ए बी सी डी 1101 और ई हो गया 1110, एफ क्या हो जाएगा 111, ठीक है, और 4 1 हो जाएंगे। 4 क्या आएगा, 4 आएगा 0100, 8 क्या आएगा 1000, ये क्या आएगा आपका 4 जीरो, ये आ गए, ये 4 जीरो आ गए, राइट। पता लग रहा है फंडा क्या हो रहा है यहाँ पर, ये आ गया 00 0001 0001, ये क्या आ गया 0010 0010, ठीक है। तो ये आपका एक 48 बिट्स का कोड हो गया, क्योंकि हर यहाँ पे जो एक बन रहा है वो 8-8 बिट का बन रहा है, तो ऐसे 6 ऑक्टेट बन रहे हैं। कितने ऑक्टेट बन रहे हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, 6 ऑक्टेट बन रहे हैं, तो ये हो गया 48, ठीक है, 8 6 48। तो 48 बिट का आपका मैक एड्रेस होता है, इसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। ये ठीक वैसे होता है जैसे आपका IMEI नंबर होता है फोन के अंदर, राइट। ठीक वैसे एनालॉजी मैंने आपको देने का प्रयास किया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर, जब इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर पे आता है तो आ जाता है आईपी एड्रेस, और फ्रेम्स और पैकेज हो जाते हैं, सभी फ्रेम्स को पैक करके बन जाता है पैकेट। क्या बन जाता है, पैकेट, और पैकेट भेज जाते हैं आईपी एड्रेस के माध्यम से भेज जाते हैं। अब एड्रेसिंग में मेरी चेंज हो जाती है, और ये पैकेट्स मेरे बन जाते हैं, पैकेट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो बन जाता है सेगमेंट। और इन सेगमेंट्स के ऊपर, जो सेगमेंट्स आपकी बात आती है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बात आती है, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर में दोनों मिलकर आपका एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हैं। देखो मैं शॉर्ट में हाईलाइट दे आपको पूरा बता रहा हूं। एंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होगा किसका, इस सेगमेंट का, ठीक है, जिसका कोई सेशन टाइम आउट भी होगा, ठीक है। वो होने के बाद आपका एप्लीकेशन लेयर के रूप में आपको दिखा दिया जाता है, या वो चीज पढ़ ली जाती है, वो एप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाता है किस पोर्ट से जा रहा है, ठीक है। क्या वो FTP है, फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, क्या वो मेल के थ्रू जा रहा है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, या क्या वो HTTP के फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। जिस पे से जा रहा है तो उसका हर एक का ट्रांसपोर्ट लेयर में पोर्ट नंबर भी आता है, इसको हम पोर्ट एड्रेस भी कहते हैं, पोर्ट एड्रेसिंग, पोर्ट नंबर्स भी आते हैं। तो किस पोर्ट से जा रहा है वो चीज एप्लीकेशन लेयर को पहले पता लग जाती है, वो चीज बता दी जाती है, राइट। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में हाईलाइट दे दी कि कैसे कैसे आपका हो रहा है काम। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेम्स जो है मेरे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब कोलिजन होता है, टड़ा। जब कोई सेंडर भेजता है, कोई डिटेक्ट करता है कोई कोलिजन को, वो वेट करता है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए और रीट्रांसमिट करता है फ्रेम। मतलब अगर कोई कोलिजन हुआ है तो जो दूसरा कोई स्टेशन है जो भेजना चाह रहा है, वो वेट करेगा आराम से, वो इंतजार करेगा, और इंतजार करते करते वो सोचेगा यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब कोई फिक्स नहीं है, 5 मिनट वेट कर सकता है, 15 मिनट वेट कर सकता है, आधा घंटा वेट कर सकता है, कितना भी वेट कर सकता है, ठीक है। तो वो उतना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, तो कैसे भी वेट कर सकता है वो। और ये वेट करने के बाद, अभी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको बड़ा दिख रहा हूँ, ठीक है। तो जो आराम से रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, ठीक है। वापस अपने उस पे आते हैं क्लास पे। फिर फ्रेम्स आर ट्रांसमिटेड एट कंप्लीटली आर्बिट्ररी टाइम्स। फ्रेम्स हमेशा जो ट्रांसमिट किए जाते हैं आर्बिट्ररी, मतलब टाइम्स किए जाते हैं कंप्लीटली, और कोई फिक्स नहीं है। आर्बिट्ररी का मतलब हो गया फिक्स नहीं है, कोई कभी भी कोई भी कैसे भी फ्रेम ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे देखो ये डायग्राम देखो, मैं एक और काम करता हूँ आप लोग को, मैं ना दिखाता हूँ, रुको, मैं लेट आई हैव समथिंग, मैं बच्चों को दिखाया था वही मैं चीज आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अलोहा प्रोटोकॉल जिफ, देखो ये सीधा सर्च कर रहा हूँ मैं, इमेज है। तो अगर आप इस पे ध्यान दोगे, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फ्रेम है आपका, ठीक है। क्या दिखा रहा है, फ्रेम है इधर, ठीक है, फ्रेम A, फ्रेम B, फ्रेम C, ठीक है।
और जैसी फ्रेम ए का एंड होता है और वो कोलिजन हो रहा है किससे, फ्रेम बी से कोलाइड हो रहा है, क्योंकि तो ये आपका वल्नरेबल पीरियड आ गया, जब कोलिजन हो रहा है ना तो वल्नरेबल पीरियड आ गया। फ्रेम सी का देखो पहला हिस्सा फ्रेम बी से कोलिजन हो रहा है, तो T0 प्लस टी, तो ये वल्नरेबल टाइम निकलता है। अभी बताऊंगा वल्नरेबल टाइम भी आगे आएगा प्योर अलोहा का। देखो ये स्केलर की तरफ से बनाया हुआ, देखो ये देखो, तो 4 स्टेशन है अपने अपने इन्होंने भेजे, वही डायग्राम मैंने दे रखा, देखो सेम डायग्राम दे रखा, देखो मैंने, ये देखो इस तरीके से जो 4 स्टेशन है मेरे पास, और चारों स्टेशन मिलके अपने अपने फ्रेम भेज रहे हैं। तो पहले सेशन ने 1.1, 1.2, 1.3 3 फ्रेम भेजे, दूसरे सेशन ने 2 फ्रेम भेजे थे 2.1, 2.2, तीसरे सेशन ने भी 2 फ्रेम भेजे अंतराल पे 3.1 एंड 3.2, 3.2 आगे पहले भेजा, उसके बाद ऐसे फिर भेजा, फिर सेशन 4 ने 4.1 एक ही भेजा। तो अगर आप देखोगे कोलिजन की ड्यूरेशन देखो, तो जो ये आपको दिख रहा है ना, ये कोलिजन ड्यूरेशन है, इतना हिस्सा कोलाइड होगा इससे, इतना हिस्सा कोलाइड हो रहा है इससे, इसका भी कोलिजन ड्यूरेशन यहाँ पर आ गया, ड्यूरेशन आ गया, ये हो रहा है इससे, ये कोलिजन हो रहे हैं आपके एक समय पे एक साथ आपके हो रहे हैं, तो थोड़ा गैप होना जरूरी है। लेकिन अब पता तो चलेगा यार गैप कैसे होगा, कि कोई भी कभी भेज सकता है। फिर हम निकालते हैं इसका थ्रूपुट, निकालते हैं लोअर सिस्टम का, ठीक है। उसको मैक्सिमाइज किया जा सकता है कि हम एक जो फ्रेम साइज है वो हम कॉमन रख दे, सबके लिए बराबर रख दे कि भाई इतने इतना फ्रेम साइज होगा आपका, कि आप जो भी अपने पैकेट भेज सकते हैं, वो अपना जो भी फ्रेम रख रहे हैं वो आप 4 बिट का रखिए, 5 बिट का रखिए, 16 बिट का रखिए, कोई फिक्स कर दीजिए आप उनका, रादर देन अलाउइंग वेरिएबल लेंथ फ्रेम्स। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। ओके देन, फिर ये एक आप लोग को थोड़ा ये बनाना पड़ेगा इस तरीके से, ये मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है। स्टार्ट करते हैं, k इक्वल टू 0 लिया जाता है, k हो गया आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, राइट। अब टीपी हो गया आपका, टीपी हो गया आपका मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम, ठीक है, ठीक है। फिर टीएफआर, टीएफआर एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ फ्रेम, के फ्रेम कितना समय ले रहा है भेजने में, उसका ट्रांसमिट होने में कितना समय है, तो उसका एवरेज टाइम, उसका एवरेज निकाला गया। और टीबी, टीबी हो गया बैक ऑफ टाइम, ये बताऊंगा बैक ऑफ कैसे फंडा होता है। तो जो फ्रेम है मेरी वो k इक्वल टू 0 अपना इनिशियलाइज हुआ है, फ्रेम भेजी गई, फिर वेट टाइम माइनस आउट, मतलब वेट टाइम आउट टाइम जो होता है आपका, वेट टाइम आउट टाइम या कितना देर वेट करेगा, वो होता है आपका 2 टाइम्स टीपी। तो जो प्रोपगेशन का जो समय है, ठीक है, मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है उसका दुगना वेट करेगा। अगर मान लीजिए अगर एक फ्रेम को जाने में अगर 100 सेकंड लग रहे हैं, तो वेट टाइम कितना होगा, 200 सेकंड के लिए वेट करेगा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आ गई, आ गई, हाँ तो सक्सेस, नहीं तो k इक्वल टू k प्लस 1, एक और अटेम्प्ट, अनदर अटेम्प्ट, ठीक है, एक और अटेम्प्ट मारेगा, ठीक है। इसके बाद क्या मेरा अटेम्प्ट की जो लिमिट है वो मैक्सिमम लिमिट से जा चुके, मैक्सिमम लिमिट हमने रखी के मैक्स कितना रखा है 15, क्या 15 बार अटेम्प्ट करने के बाद भी काम नहीं बन रहा, क्या 16वीं बार भी अटेम्प्ट करना पड़ रहा है? अगर 16वीं बार अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, हाँ करना पड़ा है, तो भैया छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा, काम नहीं हो पाएगा। अगर 15 बार अटेम्प्ट हो रहा है और बजा के मैक्स से मेरा के बड़ा नहीं हुआ है, अभी नो है, तो एक रैंडम नंबर आर हम लेंगे, कैपिटल आर लेंगे, वो उसको चूज कराएंगे अपन किसके किसके बीच, 0 या 2 की पावर k माइनस 1 के बीच में से हम इसको चूज करवाएंगे। हम बोलेंगे भैया आप चुनो, या तो इसमें से इसके बीच में चुनो, और k क्या है मेरा, अगेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, ग्रैंडर नंबर आप यूज करेंगे, और उस r को हम मल्टीप्लाई करेंगे टीपी से टू कैलकुलेट टीबी। ये हो गया आपका वेट टीबी टाइम या बैक ऑफ टाइम, कितना इंतजार करना है एग्जैक्टली उसको, या r इंटू टी एफ आर, या तो टीएफआर फ्रेम के जो एवरेज ट्रांसमिशन टाइम है फ्रेम का वो, या मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है फ्रेम का वो आपका करेंगे। ये ध्यान रखना, आर इंटू टीपी एंड आर इंटू टीएफआर। तो आपका टीबी क्या हो गया, आपका आर इंटू टीपी या आर इंटू टीएफआर, ये दो फॉर्मूले हो गए बैक ऑफ टाइम निकालने के। टीपी क्या हो गया आपका मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम, और टीएफआर क्या हो गया एवरेज ट्रांसमिशन टाइम। तो इसी की बात हो रही है बैक ऑफ टाइम की। जब कोलिजन हमारा हो जाता है, जब कोलिजन हो गया तो हर स्टेशन कोशिश करता है कितना किसी रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा, कुछ समय इंतजार करेगा, उस समय को हम कहते हैं बैक ऑफ टाइम। जितनी देर वो इंतजार कर रहा है वो रैंडम नंबर कहां से जनरेट हो रहा है, देखो आर जनरेट हो रहा है, तो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम हो गया। वो नॉर्मल टाइम जो भी आपको दिखाया मैंने, जब वो जोड़ रहे हैं आपके, जो कट रहा है, ठीक है, वो हो गया 2 टाइम्स टी एफ आर वल्नरेबल टाइम है। और थ्रूपुट आपके निकलती है, और हम थ्रूपुट निकालने का प्रयास करते हैं, कैसे करते हैं
भाई हम पहले जी लेते हैं, कैपिटल जी। हम कहते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है जनरेटेड बाय द सिस्टम पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम जो है आपका, वो जी हम लेके चलते हैं, ठीक है, कि भाई कितने फ्रेम्स, एवरेज नंबर ऑफ या मीन नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने भेजे गए सिस्टम के द्वारा पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। एक फ्रेम को अगर ट्रांसमिट करने में अगर 10 सेकंड लगते हैं, तो उन 10 सेकंड में कितने फ्रेम्स भेजे गए एवरेज, वो क्या निकलेगा, जी। आ रही बात समझ में? एक एवरेज या एक फ्रेम के ट्रांसमिशन टाइम के अंदर 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 कितने फ्रेम्स भेजे गए, ठीक है, पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। अगर एक सेकंड में भेजे गए हैं तो कितने भेजे गए हैं, अगर एक सेकंड अगर मेरा फ्रेम में ट्रांसमिशन टाइम है तो कितने भेजे जा सकते हैं, पर सेकंड कितने भेजे जा सकते हैं, पर 10 सेकंड कितने भेजे, पर 100 सेकंड कितने भेजे जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हम निकालते हैं सक्सेस, सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड फ्रेम्स, ऑन एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम में से कितने सक्सेसफुल हुए, कितने पहुंचे, कितनों का जवाब आया, कितनों का एक्नॉलेजमेंट आया, ठीक है। तो हम कैसे निकालते हैं उसको, हम करते हैं जी टाइम्स ई की पावर -2g, एक्सपोनेंशियल हम देखते हैं, ठीक है। और एस मैक्स जो होता है मेरा 0.184, अभी निकालेंगे अभी व्हेन g इक्वल टू हाफ, अभी हम निकालेंगे। ई मेरा अगेन वही है 2.7 वाली वैल्यू वाला है। तो इसका मतलब जो एस मैक्स जिससे सपोज करें ये लिखा हुआ है 0.184 लिखा हुआ है व्हेन g इक्वल्स टू हाफ, इफ हाफ ऑफ द फ्रेम इज जनरेटेड, ठीक है, इफ हाफ ऑफ द फ्रेम इज जनरेटेड ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है, देन 18.4%, इसका 0.184 का मतलब क्या होगा, 18.4% ऑफ दीज फ्रेम्स विल बी ट्रांसमिटेड सक्सेसफुली। अगर हमारे जितने फ्रेम्स आप भेजिए उसमें से 18.5% के करीब जो फ्रेम्स हैं वो पहुंचेंगे, वो अच्छे से पहुंच जाएंगे, सक्सेसफुली पहुंच जाएंगे। एग्जांपल देखते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसको वीडियो को मैं एंड करने का प्रयास करता हूं। A pure Aloha network transmits 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps, ठीक है। तो what is the throughput if the system produces A 1000 frames per second, B 500 frames per second, या C 250 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। सिस्टम की हमारे कैपेबिलिटी है एक सेकंड में कितने फ्रेम भेज सकता है। तो फ्रेम का साइज दे रखा है हमको कितना, 200 बिट का, डेटा रेट दे रखी है 200 केबीपीएस, कितना दे रखा है, 200 केबीपीएस। जो जो दे रखा है पहले चुपचाप लिख दो उसको। तो ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालेंगे अपन, टीएफआर, क्या आता है टीएफआर, एवरेज ट्रांसमिशन टाइम फॉर अ फ्रेम, ठीक है। एवरेज ट्रांसमिशन टाइम कैसे निकालेंगे, ये टाइम कैसे निकालेंगे, ट्रांसमिशन का टाइम, भैया कितने फ्रेम फ्रेम का साइज कितना है और किस गति से जा रहा है, फ्रेम का साइज कितना है और किस गति से जा रहा है, तो क्या निकलेगा, कितने लंबे फ्रेम्स हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या हो गया आपका, लंबाई, उतने फ्रेम्स आपके कितने स्पीड से जा रहे हैं, तो वो क्या निकला मेरा, टीएफआर निकला, राइट। तो टीएफआर क्या आ गया, स्पेस में क्या आ गया, 1 मिली सेकेंड। कैसे निकाला, 200 बिट बटा 200 इंटू 10⁻³ बिट्स पर सेकेंड। तो बिट्स बिट्स कटेगा तो क्या बचा, सेकेंड पर सेकेंड ऊपर आ गया, सेकेंड हो गया, और ये कटा तो कितना आ गया, 10⁻³ ठीक है। तो 1 मिली सेकेंड क्या हुआ, 10⁻³ तो अब हमारे पास टीएफआर निकल गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, टी भी निकाल सकते हैं, चलो जी भी निकाल सकते हैं। चलो अब सुनो, 1000 फ्रेम्स आर जनरेटेड इन 1 सेकेंड, क्लियर हो गया। 1000 फ्रेम जनरेट हो रहे हैं कितने में, 1 सेकेंड में। तो 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम जनरेट होंगे, बताओ मैं कैसे हो रहा है, ये नहीं समझ आ रहा, देखो 1000 फ्रेम्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है।
तो 1 फ्रेम कितना टाइम ले रहा है? 1/1000 सेकेंड, और 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3, 1 अपॉन, इसका मतलब क्या हो गया? 1 फ्रेम कितना समय ले रहा है? 1 मिली सेकेंड। निकल गया? एक फ्रेम 1 मिली सेकेंड ले रहा है कि नहीं ले रहा? और वही चीज मेरी क्या है? एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम पर फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम कितना निकला था मेरा? 1 मिली सेकेंड। उस 1 मिली सेकेंड में कितने फ्रेम्स जा रहे हैं? एक फ्रेम जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। 1 मिली सेकेंड में कितना फ्रेम जा रहा है? एक फ्रेम जा रहा है। क्लियर है? तो मेरा जी क्या हुआ? 1। आ रही बात समझ में भैया? एक ट्रांसमिशन टाइम में, एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम में, मतलब एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम कितना है? 1 मिली सेकेंड का। उसमें कितने फ्रेम्स जा सकते हैं? एक फ्रेम जा रहा है। 1 मिली सेकेंड में एक फ्रेम जा रहा है, क्योंकि 1000 फ्रेम मेरे 1 सेकेंड में जा रहे थे। तो बात वही हो गई, समझ में आ गया? तो जी मेरा क्या हो गया? 1। जैसे जी 1 हो गया तो यहाँ पर 1 हमने पुट कर दिया, e की पावर -2 1 अपॉन ई स्क्वेयर। तो क्या आंसर क्या आ गया मेरे पास? 0.135। ये क्या निकला? एस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक फ्रेम मेरा जनरेट हो रहा है ड्यूरिंग 1 फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, अगर एक फ्रेम जनरेट हो रहा है मेरा, एक फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम मतलब 1 मिली सेकेंड में एक फ्रेम जनरेट हो रहा है, बार बार बता रहा हूं, देन 0.135 का मतलब हो गया 13.5%, 13.5% ऑफ दीज फ्रेम्स रीच देयर डेस्टिनेशन सक्सेसफुल। यही तो निकालना था, यही तो निकालना था। व्हाट इज द थ्रूपुट? थ्रूपुट क्या होता है? यही तो थ्रूपुट है, कितना सही से पहुंचा। अब मैं अगर मैं पढ़ा रहा हूं, कितना आपकी बुद्धि में पहुंच रहा है ये, तो वो मेरा थ्रूपुट है, वो मेरे पढ़ाई का थ्रूपुट है। थ्रूपुट हो गया एफिशिएंसी। मेरी पढ़ाई कितनी एफिशिएंट है, मेरा पढ़ाई हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है, तो मेरी टीचिंग एफिशिएंसी की बात होगी, थ्रूपुट की बात होगी। ठीक है? और आउट ऑफ 100 13.5 फ्रेम्स, आउट ऑफ 1000 कितने? 135 फ्रेम्स। 1000 में से कितने फ्रेम्स जाएंगे सक्सेसफुली? 135 ही जाएंगे, 13.5%। इसी तरीके से फ्रेम्स आपका 500 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया, तो जी अब क्या हो गया मेरा? हाफ, आधा हो गया। पहले 1 था 1000 के लिए, 500 के लिए क्या हो जाएगा? हाफ। निकाल दो नहीं तो हाफ हो जाएगा अगेन। तो मेरा क्या आ गया? 0.184, 18.5% के करीब। तो मतलब 500 में से 92 फ्रेम्स आपके जो होंगे वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट होंगे। ये हो गया थ्रूपुट। थ्रूपुट निकालने का तरीका क्या आपका? ये चीज। तो आपका कितने, उसे गुणा कर दो कि 0.135 मेरा सक्सेस रेट है, उस सक्सेस रेट को जितने नंबर ऑफ फ्रेम्स आप 1 सेकंड में भेज रहे हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्रूपुट निकल आएगा। अब इस केस में क्या हो गया? 250 फ्रेम, 250 के सबसे क्या आ गया? 1/4, 1/4 हो गया। तो 1/4 में अपना कितना भेज सकता है? 15.2, 15.2%, 15.2%। कितना? 38, राइट? 38 फ्रेम्स। अब देख रहे हो ये थोड़ी एक्यूरेसी मेरी थोड़ी अजीब सी हुई है। 500 फ्रेम्स में एक्यूरेसी थोड़ी बड़ी है, सक्सेस रेट बड़ी है, और सबसे कम रही है 1000 फ्रेम्स में। सेकंड टाइम कम रही है इसमें 250 फ्रेम्स वाले में, और हाईएस्ट किस में रही है? 500 फ्रेम्स पर सेकंड में। तो मेरा जो स्टेशन है, जो मेरा जो सिस्टम है, वो बेस्ट सूटेड किस लिए? 500 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, क्योंकि उसमें बेस्ट एक्यूरेसी निकल के आ रही है। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी यहाँ पर आपको करा दिया है। इसके बाद और क्वेश्चन आपको कराऊंगा अलोहा का, स्लॉटेड अलोहा। देखो ये क्वेश्चन में देखो मैं लिख रखा है यहाँ पर, स्लॉटेड अलोहा भी आपको कराऊंगा। फिर कराऊंगा CSMA CA, CSMA CD। सिंपल सा फंडा, थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं करना, सीधा आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा फंडा क्या है उसका। क्या बात क्लियर हो रही है? ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जिसको देखेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वीडियो। और कहने की जरूरत है मुझे? लाइक कर दो मेरे वीडियो को, लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करोगे तभी यूट्यूब पहचानेगा कि हाँ आप देख रहे हो। सिर्फ व्यू करके चल जाओगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आप मेरा सच में मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो यार, तभी यूट्यूब को पता चलता है कि आप देख रहे हो। कितने लोग देख रहे हैं उसका फर्क पड़ता है।
यूट्यूब सीरियस है भाई। तो आपका तो फ्री में कुछ नहीं जा रहा ना, आपको तो सिर्फ लाइक करना है, तो लाइक कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, खर्च नहीं गठरी, खर्चत नहीं गठरी, भजले मन राम कृष्ण हरि, गोविंद हरि, भजले मन राम कृष्ण हरि, खर्च नहीं गठरी। तो इसी तरह लाइक भी कर दो मेरे वीडियो को, कोई भी गठरी खर्च नहीं होगी आपका, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। अब मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मजा आया।